अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 फ्रॉम 9th फिज़िक्स एंड द यूनिट इज़ ग्रेविटेशन। तो पिछला जो हमने टॉपिक था यूनिट नंबर 4 में, जो लास्ट डिस्कशन हमने की थी उसमें हमने कपल को डिस्कस किया था। पहले जो पिछले यूनिट नंबर जो 4 था उसमें जो मैंने लास्ट टॉपिक्स पढ़ाए थे, पहले उसके हवाले से दोबारा डिटेल में बता देते हैं। उसके बाद फिर हम यूनिट नंबर 5 का आगे फर्दर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कपल कपल में हमने कहा था कि जो टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो होनी चाहिए, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, बट उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि कपल में हमने पुश को देखा था, वो अपवर्ड हमने फोर्स लगाई थी, जो पुल है तो वो डाउनवर्ड लग रहा है। इसका मतलब है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि 180 डिग्री के एंगल पर हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि अगर 5 की स्पीड से अगर पुश लग रहा है तो 5 की स्पीड से पुल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड शुड बी रिमेन सेम, बट द टू फोर्सेस जो कि इसमें कपल में लग रही हैं, जैसे कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, दे आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। इक्विलिब्रियम में हमने कहा था कि बॉडी जो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पर ओबे हो रहा है इक्विलिब्रियम के केस में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो बॉडी जो होती है वो इक्वल पोजीशन पर होती है, यानी कि उनकी पोजीशन जो है वो रेस्ट में हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। अगर बॉडी में मूवमेंट होगी तो इट मीन्स कि बॉडी जो है वो मूवमेंट में है, तो उसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब है कि बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि फोर्स ज़ीरो है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कहता है कि जो फोर्स है वो भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज जो बॉडी अगर मूवमेंट में होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने कंडीशंस आगे डिस्कस कर ली थी कि हमने फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया था, हमने सेकंड कंडीशन को डिस्कस किया था। फर्स्ट कंडीशन में हमने ट्रांसलेशनल जो है बॉडी को डिस्कस करना है, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें रोटेशनल जो मोशन है उसको हमने डिस्कस करना है। ट्रांसलेशनल यानी कि फोर्स जो है, बॉडी जो है वो रेस्ट में है, चाहे जितनी फोर्स लग रही है उसका सम अप कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। चाहे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है या फोर्स जो है वो वाई एक्सिस लग रही है, तो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस फोर्स जो जितने भी कंपोनेंट्स पे लग रही है उसका सम अप क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। यानी कि आप जितनी मकदार में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका रिजल्ट निकलेगा तो वहाँ पर फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या हो गया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो गया है कि हमने जितनी भी फोर्स लगाई उसका जो रिजल्टेंट आया वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ये कहता है कि फोर्स जो वो ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ जो हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसने कहा था रोटेशनल। इसका मतलब है जहाँ पर रोटेशन आ गई, जहाँ पर टर्न आ गई, इसका मतलब कि फोर्स में जो टर्न आना है वहाँ पर टार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो रोटेशन के केस में सेकंड कंडीशन यानी कि सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यानी कि टार्क जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो हमने कपल पढ़ा था ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये भी डिस्कस कर लिया था। बाकी आगे जो हमने डिस्कस किया था वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम थी। हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को भी डिस्कस किया था, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया और न्यूट्रल हो गया। स्टेबल और अनस्टेबल को मिलाकर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बनता है। स्टेबल के केस में बॉडी जो है अगर वो अपनी पोजीशन से आगे हट गई और दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम स्टेबल। लेकिन अगर बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन से हटती है और वो अपनी पोजीशन पर दोबारा नहीं आती उसको बोलते हैं अनस्टेबल। और इन दोनों का कम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर जो हम बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम जो है तीनों स्टेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसमें हमने जो है वो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर लिया, न्यूट्रल भी और अनस्टेबल भी। इसके हमने ग्राफ भी डिस्कस कर लिए थे और इसका सबसे मेन
चीज़ के फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी जो होती है वो एक यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशन होती है वहाँ पर जो है लो होती है, जबकि अनस्टेबल केस में ग्रेविटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो है हमने इसके फैक्टर्स भी बता दिए थे कि स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होती हैं और स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो कंडीशंस भी अपलोड कर दी थी और फैक्टर्स भी अपलोड कर दिए थे, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने लास्ट में पढ़ा था स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, के बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास पे किस तरह उसकी पोजीशन जो है वो स्टेबिलिटी शो करती है, ठीक है। तो जो न्यूटन इक्विलिब्रियम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने इसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन जब ये लॉन्ग क्वेश्चन के केस में अगर आ जाए कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है इसको डिस्क्राइब करें, तो आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये इनकी डेफिनेशन लिखनी है, इनकी एग्जांपल लिखनी है, इनको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है, साथ में इनकी ग्राफ्स बताना है जो मैंने ग्राफ आपको अपलोड करके दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो कंडीशन है स्टेबिलिटी की वो भी लिखनी है, फैक्टर्स जो हैं स्टेबिलिटी पर जो इफेक्ट करते हैं वो भी लिखने हैं। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा, तो इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने यूनिट नंबर 5 जो है वो फर्दर हमने जो है डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 5 जो है आपकी बुक का 9th फिज़िक्स, ठीक है। और इसका जो चैप्टर नेम है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशन है वो शो कर रहा है यूनिट नंबर 5 में कि हमने ग्रेविटी को डिस्कस करना है। ग्रेविटी यानी कि ज़मीन की एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अगर हम न्यूटन को डिस्कस करते हैं, तो न्यूटन जो है वो एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। उसने जब देखा कि एप्पल जो है वो अर्थ पर गिरा, लेकिन उसने जब एप्पल जैसे ही अर्थ पर गिरा उसने ये कंडीशन देखी कि जो एप्पल है वो अर्थ पर गिरा ही क्यों, उसने ज़मीन पर वो गिरा क्यों, वो दरख्त से ज़मीन पर गिरा, वो दरख्त से हवा में भी तो जा सकता था ना। फिर उसने उस पर रिसर्च की, फिर उसने देखा कि ज़मीन की एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब है कि एप्पल जो है वो हवा में नहीं गया, वो ट्री से गिरने के बाद सीधा ज़मीन पर गिरा। इसका मतलब है कि ज़मीन पर गिरना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि ज़मीन की एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस तरह डिस्कस करनी है ग्रेविटी के लिहाज से कि कोई भी, यानी कि हम जो टॉपिक जो वो डिस्कस कर रहे हैं वो अलोंग, यानी कि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा हो, वो ग्रेविटी को डिस्कस कर रहा हो। कि कोई भी हम चीज़ इस चैप्टर में जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो है यानी कि ग्रेविटी से बिलोंग कर रहा होगा। कि फ़र्ज़ करो हम सैटेलाइट को डिस्कस कर रहे हैं, तो सैटेलाइट किस तरह मूव कर रहा है, वो भी ग्रेविटी की वजह से, कि ज़मीन की एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी अट्रैक्शन है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसकी वजह से अब हम भी, अब अगर हम अपने आप को देख लें, तो अगर हम चाहें हवा में खला में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं हवा में, तो हम लेकिन नहीं उड़ते। क्यों? कि ग्रेविटी हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटी यानी कि फ़ोर्स की एक ऐसी अट्रैक्शन होती है, फोर्स ज़मीन की एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो हमें अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, हम ज़मीन पर चलते हैं, हम हवा में नहीं उड़ते। तो यूनिट नंबर 5 में ग्रेविटेशन चैप्टर जो है ये ग्रेविटी से रिलेटेड है। इसमें मोस्टली जो हमने ग्रेविटी को डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद आज का जो लेक्चर है, एक तो यूनिट नंबर 5 बहुत छोटा है, लेकिन छोटा होने का मकसद ये नहीं कि इसको एक ही लेक्चर में आगे आपको जो है सारे एक ही वीडियो में आपको सारे लेक्चर जो आगे फर्दर फॉरवर्ड कर दिया जाए। नहीं, आपने क्या करना है कि मैंने इसको हाफ ऑफ में डिवाइड कर दिया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकें, अच्छे तरीके से आपको उसे समझ भी आ जाए। हाफ ऑफ में डिवाइड करने का मकसद असल में ये था कि टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो इजीली कवर हो जाए, क्योंकि इसमें मोस्टली इक्वेशन है। जब मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगी, डेफिनेशन जो है वो करनी है, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर जो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2, यूनिट 1 को हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसी लेक्चर को अगर हम फर्दर 2 लेक्चर्स में जब डिवाइड करेंगे, इस चैप्टर को जब हम फर्दर 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, तो चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को एक लेक्चर में डिलीवर नहीं करना, यही असल मकसद था। नहीं तो अगर ये सारे चैप्टर जो है अगर हम इसको एक ही लेक्चर में डिलीवर कर देते हैं
तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है उसको पता होता है कि आज हमें पूरा चैप्टर जो है ये डिलीवर हो गया लेक्चर, तो इसका मतलब है कि अब हमने जो है वो मतलब इसको ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ना। तो इसलिए 4 टॉपिक्स है टोटल यूनिट नंबर 5 की ग्रेविटेशन में। 4 टॉपिक्स में से जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिहाज से जितना भी डाटा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। तो 3 लेक्चर जो हैं जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो इस यूनिट नंबर 5 है इसमें लर्निंग आउटकम दी गई है कि आपने क्या क्या लर्न करना है यूनिट नंबर 5 को लेते हुए। तो सबसे पहले जो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो इसमें बताया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रही है। इसी तरीके से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करना है, उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। वेट जो है यानी कि फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, वेट को उसके डिस्कस करना है। इससे हमें ये लर्निंग आउटकम दी गई है जो हमने क्या करना है, लर्न करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ताकि जो ये चैप्टर है जो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो इसमें 2 टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स जो आज के हमने डिस्कशन में डिस्कस करने हैं। एक तो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक है मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ में ही आ जाता है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यानी कि हमने ग्रेविटेशन हम जो पढ़ रहे हैं ये ग्रेविटी से बिलोंग कर रही है। ग्रेविटी जो यानी कि ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ज़मीन की ऐसी फोर्स जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसका हमने लॉ आज डिस्कस करना है। लॉ की बेस पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है। जैसे कि डेफिनेशन आपकी बुक की है और आपकी बुक की डेफिनेशन को यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो इक्वेशन है न्यूटन की वो भी आपको समझ में आ जाए और जो ये बता रहा है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि आपकी जो बुक की डेफिनेशन है उसको डिस्कस करूँगी, ताकि जब आप उस बुक की डेफिनेशन जो आपका चैप्टर में डेफिनेशन है ग्रेविटेशन की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जब आप उसको पढ़ेंगे उसके बाद जो मैं स्लाइड वाली आपको डेफिनेशन पढ़ाऊँगी फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल बात क्या थी इस ग्रेविटेशन के लॉ में। तो सबसे पहले आपकी बुक का पेज है, 9th क्लास की बुक है, यूनिट नंबर 5 है, उसका पेज है 107। 5.1 आर्टिकल है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ से हम अलहम्दुलिल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके बाद हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फर्दर फिर आगे हम टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 5.1 आर्टिकल है, इसकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन यानी कि न्यूटन के बारे में बात की जा रही है कि आइजैक न्यूटन जो था उसकी बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं कि न्यूटन ने एक नतीजा निकाला था। न्यूटन कंक्लूडेड यानी कि न्यूटन ने एक नतीजा निकाला दैट द फोर्स विच काज एन एप्पल टू फॉल ऑन द अर्थ। मैंने आपसे पहले भी हिस्ट्री डिस्कस की कि आखिर ग्रेविटेशन की वजह क्या थी, यानी कि ग्रेविटी थी कि एप्पल जो था वो ट्री से अर्थ पर गिरा। न्यूटन ने देखा कि ज़मीन पर सेब जो गिरा तो ज़मीन पर सेब ना गिरता और दरख्त से डायरेक्ट वो हवा में चला जाता, ये भी तो रीज़न हो सकती थी, आखिर वो ज़मीन पर गिरा ही क्यों। फिर उसने वहाँ से एक नतीजा निकाला कि ज़मीन की एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसी तरीके से उसने आपसे आगे जो है फर्दर नतीजा निकाला। ही फर्दर कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ही नेम दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो
उसने क्या किया, उसने उसको ग्रेविटेशन का नेम दे दिया। अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के लॉ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशन जो यानी कि हम ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे हैं उसको हमने कुदरती तौर पर डिस्कस करना है। अब ज़मीन जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है तो ये आर्टिफिशियली तो नहीं खींच रही, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा कर दी है तो इस हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो इस साइंस जो है ये थोड़ी हाँ, साइंस जो है ये बेसिकली जो मेजर डिपेंड कर रही होती है वो हमारी इस्लामी चीज़ों से, हमारी कुदरती चीज़ों से बिलोंग कर रही होती है। तो ग्रेविटी जो है ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, ये कुदरती कानून है कि जो ज़मीन जो है, अर्थ जो है, ये एक यूनिवर्सल जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट की अपनी यूनिवर्सलिटी होगी, अपनी यूनिवर्सल थिंग्स होंगी। तो इसी तरीके से जो अर्थ है उसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कुदरती तौर पर है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। ठीक है एवरीबॉडी, अब हम जो है रेड ब्लॉक में इसकी डेफिनेशन है। पहले हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन लॉ यानी कि जो न्यूटन ने पेश की थी उसके अकॉर्डिंग जो हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, के इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अट्रैक्ट एवरी अदर, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं बॉडी विद फोर्स, फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आते हैं, विच इज़ फोर्स, अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, उन दोनों के मैसेज को के डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, फोर्स है, और उन दोनों मैसेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ये फोर्स। ठीक है, अब देखें लेफ़्ट साइड पर एक ब्लू कलर का जो मैस है उसका यानी कि ब्लू कलर का जो स्केयर आपके पास है उसका मैस देखें बहुत ज़्यादा है, जबकि राइट साइड पर जो बॉल पड़ी हुई है, बॉल है रेड कलर पिंक कलर की, उसका जो मैस है वो बहुत कम है। अब दोनों पे फोर्स लग रही है तो दोनों में लेफ़्ट साइड पर देखें जो फोर्स है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी कि फोर्स जो कॉमन लग रही है, जबकि राइट साइड पर जो फोर्स देखें उसके साथ नेगेटिव का निशान शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है ना कि जो फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, ऑलवेज रिमेन्स द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा के लिए सेम हो, यानी उनकी तादाद जो है वो सेम हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो। तो राइट साइड पर जो एफ है नेगेटिव का निशान ये शो कर रहा है कि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है दूसरे मैस की फोर्स के निस्बत। अब जैसे कि इस स्लाइड में जो डेफिनेशन है वो मैंने अब आपको डिस्कस करके बताती हूँ। जैसे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखें रेड कलर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मैस जो है वो बहुत कम है और एक का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट को के मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है जो दोनों मैसेज के दरमियान का डिस्टेंस है उसके स्केयर के। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास पहले तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो बनती है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन m1 m2 ओवर r स्क्वायर।
फिर हम कांस्टेंट लगाते हैं और जी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। आपकी बुक की डायग्राम यहाँ पर मैंने अपलोड करके आपको बताई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मैसेज के दरमियान में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उनके मैसेज के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो उन दोनों मैसेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F को यहाँ पर लिखेंगे F इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। F जो है यानी कि फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ज़मीन की फ़ोर्स जो होती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसलिए हम इसको अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलेंगे, क्योंकि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये वाली फोर्स क्या कहलाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और फोर्स एक वेक्टर है। ठीक है, फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है एक्टिंग अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ द मैसेज। ठीक है, एक ही -1 में आएगी और एक पॉजिटिव में आएगी, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट है। जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जी की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में सारा डिस्कस कर दिया, इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर दी है, इसकी इक्वेशन भी डिस्कस कर दी है, इसके मैसेज के बारे में बता दिया है, जी की वैल्यू बता दी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, और इसके अलावा ये सब कुछ आपको बता दिया है। लेकिन जो ये लास्ट में नोट लिखा हुआ है कि जी वाज मेजर्ड यूनिट, ये आपने याद नहीं रखना। जैसे आपने जी की वैल्यू याद रखनी है, आपने ये बताना है कि जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फोर्स को आपने बताना है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। इन दोनों मैसेज की डायग्राम लिखनी है। फोर्स को अच्छी तरीके से बताना है कि एक तरफ से F1 पॉजिटिव पे लग रहा है तो दूसरी तरफ से F2 जो है वो माइनस में लगना चाहिए, यानी F1 इज इक्वल टू -F2। और तीसरा की पॉइंट आपने याद रखने कि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होनी चाहिए बट डायरेक्शन जो है अपोजिट होनी चाहिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, इसकी आगे अब देखिए पेज नंबर 108 खोलें अपनी बुक का, वहाँ पर मैं आपको आगे फर्दर इसको जो है वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ। According to the law of gravitation, according to the law of gravitation, the gravitational force of attraction F with which the two masses m1 m2 separated by a distance attracted each other, ये मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पूरी इक्वेशन ड्राइव की गई है। यहाँ से आपने देखना है कि F डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है m1 के m2 के, फिर F यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/d स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पर F जो है ना उसको थिन करके तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में यहाँ पर थिन करके तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर एरो का निशान नहीं है। तो आपने जब इक्वेशन लिखेंगे तो आपने फोर्स को थिन करके इसके ऊपर एरो का निशान लगाना है, लेकिन अगर आप फोर्स को थिन नहीं लिख रहे, आपने उसको मोटा या ब्राइट करके लिखना है, फिर उसके ऊपर आपने वेक्टर का निशान नहीं लगाना। लेकिन मैथ जो है ये एक बेस क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, आपने इसके ऊपर ना इसको एरो लगाना है ना इसको बोल्ड करके लिखना है। तो इक्वेशन आपके पास बन रही है फाइनल F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नीचे इसका पैराग्राफ है, here G is the proportionality constant, it is called the universal constant of gravitation। ठीक है, इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर, कि जो जी की वैल्यू है ये कांस्टेंट है और ये हर जगह पे सेम रहती है। यानी कि आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं वहाँ पर अगर जी आ गया तो आपने जी की वैल्यू को यही लिखनी है 6.67 × 10⁻⁻11 और आगे इसका यूनिट। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये सेम रहती है। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, कि अगर जी की वैल्यू स्मॉल हो जाए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड इज़ वेरी स्मॉल, तो जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जी का जो ताल्लुक है वो ग्रेविटी से, जब ग्रेविटी ही कम हो जाएगी तो फोर्स, अर्थ की फोर्स जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है सिंस द मैस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स, के अर्थ का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बहुत सिग्निफिकेंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ये लाइन जो है ये डिस्क्राइब करिए कि हम लोग जो है हमारा एक वेट है। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट है ना तो हमारा एक वेट है। अब हमारा वेट जो है ज़मीन बर्दाश्त कर रही है। ज़मीन क्यों बर्दाश्त करी? क्योंकि ज़मीन ने हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने आपको बता दिया।
अब जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये यूनिट नंबर 5 का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो एग्ज़ाम में जब ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो कि आपकी बुक में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद आपने ये डायग्राम बतानी है। डायग्राम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ये M1 है, इसका मैथ बहुत ज़्यादा है, M2 इसका मैथ बहुत कम है, M1 पर जो फोर्स लग रही है वो F सिंपल F है यानी कि फोर्स है, M2 पर जो फोर्स लग रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये -F है। फोर्स को मोटा या बोल्ड करके बताना है कि क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इसको बोल्ड नहीं कर रहे हो तो फिर आपने दोनों तरफ क्या लगाना है, एरो का निशान लगाना है। ठीक है, आपने डिस्टेंस शो करना है दोनों मैसेज के दरमियान में। फिर आपने जो है इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लिखनी, सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। आपने बताना है कि एफ़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है M1 के M2 के, एफ़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/d के यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज के। ठीक है, फिर इसकी इक्वेशन को आपने कंबाइन करना और फिर फाइनल इक्वेशन आपके पास बनेगी F = G M1 M2/r²। ये न्यूटन इक्वेशन है। फिर आपने बताने कि जो फोर्स है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद G की वैल्यू बतानी है कि G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G की वैल्यू बतानी है 6.672 10⁻⁻11 Nm2 किलोग्राम पर मीटर, ये बताना। फिर आपने जो पेज नंबर 108 है, ठीक है, यहाँ पर न्यूटन, फिर आपने तीसरा की पॉइंट देना है कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। फिर आपने एक्सप्लेनेशन जो है लास्ट में लिखनी है, यहाँ से लिखनी है। 5.1 जो इक्वेशन है उसके लास्ट में एक पैराग्राफ है, हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा, अच्छी तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा और आपको मार्क्स भी जो है वो पूरे मिलेंगे। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यूनिट नंबर 5 का जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी। मैंने आपको एक एक चीज़ जो है वो ओपनली बताई है, क्लियर करके बताई है, उसको पूरा वजाहत से मैंने आपको बताया है, इसको बुक से भी एक्सप्लेन कर दिया, स्लाइड से भी एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करना है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। ये बहुत आसान जो है चैप्टर है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, ये जो मैं आपको जो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, जस्ट बुक तक रहना है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो कवर हो जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं 9th और 10th के लेवल पर, जो बच्चे 9th में या 10th में, फिर उनको भूल जाते हैं। 9 10 जो एक रटा सिस्टम होता है, जो एग्जामिनर होता है वो कहता है कि जो बच्चा है ना वो जस्ट बुक तक रहे, उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो ये बुक से हट गया, इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता। तो 9th और 10th के बच्चों के लिए जस्ट ये सजेशन है कि वो बुक को फॉलो करें, बुक की डेफिनेशन को फॉलो करें, ताकि जब एग्जामिनर है जब वो बच्चों को देखे हाँ इस बच्चे ने बुक को फॉलो किए तो वो इम्प्रेस हो जाता है। फिर क्या होता है कि आपकी मार्किंग जो होती है, आपके एग्ज़ाम, आप जो जब जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपकी जो पेपर शीट है उसको अच्छे तरीके से वो मार्क तो करता है, बट थोड़ा सा क्या होता है, काइंड बिहेवियर थोड़ा सा शो कर देता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर एग्ज़ाम। ठीक है, एंड माई फर्स्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट यू शुड ओबे माई सजेशन इन विच वी डिस्कस ऑल अबाउट द टॉपिक्स टुडे। मैं आपसे जस्ट ये कहूँगी कि आपने जो है लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। और फिर ये जो यूनिट है ये बहुत, एक तो वैसे तो देखा जाए कम्प्लेक्स यूनिट है कि बच्चे कहते हैं हाय हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ें, तो मैंने अच्छी तरीके से आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। और एक एक चीज़ मैंने आपको खोलकर बताई है। फिगर भी आपको अपलोड कर दिया, 5.1 की फिगर है कि एक तरफ देखें मैथ्स M1 है, दूसरी तरफ M2 है। ठीक है, F1 = अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक ये है कि F1 = F2 तो है, लेकिन F2 के पीछे माइनस का अपने निशान लाजमी लगाना है। मैंने नहीं लिखा क्योंकि पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए अपलोड की है। तो F2 से पीछे जब आप माइनस का निशान लगाएंगे तो वहाँ यहाँ पर पता चल जाएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है एप्लीकेबल हो गया है। दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बट उनकी मैग्नीट्यूड क्या है वो सेम है। यही पिक्चर है, दोबारा मैंने अपलोड की है F1 F2 की। अगला, ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आपको एक और बात बतानी है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पेज नंबर 108 पर है, यूनिट नंबर 5 का 9th क्लास की बुक है। इस पैराग्राफ को मैं आपको समझाना चाहूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है टॉपिक्स वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बच्चे, आप लोगों ने क्या करना है, आपने पेज नंबर 108 अपनी बुक का खोलें।
मैंने आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसका पैराग्राफ डिस्कस करना है आपके साथ, आपकी बुक से ही डिस्कस करना है। आपने अपनी बुक की लाइन को अच्छी तरीके से देखते रहें, मैं आपकी बुक में से ही पढ़ा रही हूँ और आपने एक एक चीज़ को अपने माइंड में बिठाना है ताकि ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पैराग्राफ जो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये नोट किया जाता है दैट मैस M1 अट्रैक्ट M2, कि मैस जिसका मैस M1 है वो M2 के मैस को अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स ईच, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स ऑफ F, के फोर्स की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से जो M2 है वो M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी फोर्स की वजह से। इसका मतलब है कि M1 जो है वो जिस फोर्स से M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो F है, और M2 जिस फोर्स से M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो -F2 है। तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन क्या उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन M1 इज़ कंसिडर द एक्शन, अगर एक मैस, अब जैसे मैस M1 है वो जो फोर्स जो है एक्ट कर रहा है M2 पर, ये है एक्शन, और M2 बदले में जो M1 पर फोर्स अट्रैक्ट, यानी कि M2 जो है उसके बदले में M1 को अपनी तरफ खींच रही है जिस फोर्स की वजह से वो है रिएक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहे हैं यहाँ पर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। दोनों जो है इक्वल अमाउंट में, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी फाइनल क्वेश्चन है, बड़े मज़े की क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अपलोड की है। एक जो है टीचर जो है वो समझा रहे हैं और स्टूडेंट साथ खड़ी है, और टीचर ने बताया कि F इज़ इक्वल टू G M1 M2 वगैरह से। अब देखिए जो फिज़िक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा रूखा सब्जेक्ट होता है, बच्चे ने इसको दिल से नहीं पढ़ते, इसलिए मैं जानबूझकर आपके सामने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपको अपलोड करके देती हूँ ताकि आपको पढ़ने भी मज़ा आए, आप उस पिक्चर को एंजॉय भी करें, और जब आप अपने टॉपिक को पढ़ें तो आपको ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है, तो ये इस तरह की पिक्चर्स, ये खूबसूरत पिक्चर्स जो है मैं आपको लेक्चर में इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आए, आपका इंटरेस्ट जो है वो फिज़िक्स के अंदर पैदा हो और आप अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर भी करें। अब क्या है कि मैं आपको सारी स्लाइड्स देती रहूँ कि जी आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, फिगर और जो डायग्राम है, जो पिक्चर्स है वो मैं आपको अपलोड ना करूँ, आपको क्या समझ में आएगा। इसलिए ये खूबसूरत और अच्छी पिक्चर्स मैं जानबूझकर आपको अपलोड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अपने टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फाइनल इक्वेशन हमें मिल गई, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा जी, अब है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, के इस पूरी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स, एक फ़ोर्स की वजह से डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ द सेंटर फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उन फोर्स की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स इस पूरी यूनिवर्स में जो पाए जाते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, और मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। देखा, अब मैंने पूरी डेफिनेशन जो है यहाँ पर आपको एक रंगीन कलर में बता दी, येलो कलर है, इसमें ग्रीन कलर है, इसमें एक अच्छी अच्छी पिक्चर से मैंने आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, आपको पढ़ने में मज़ा आ गया और आपको पता भी चल गया जी हाँ जी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है उसकी ये डेफिनेशन है प्रॉपर। आपने इस डेफिनेशन को प्रॉपर, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को डिफ़ाइन करो, तो आपने ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपको अपलोड की है, आपको दिखाई है, आपने पूरी की पूरी इस डेफिनेशन को क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि एफ जी यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट M1 M2 ओवर R स्क्वायर। दोनों मैसेज बता दिए, इनके डिस्टेंस बता दिए हैं। एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स है, M1 एंड M2 आर द मैसेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट हैं, R इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। जी हमारा पूरा टॉपिक जो है इन स्लाइड्स में अच्छे तरीके से कवर हो गया। आपने इन स्लाइड्स को अपनी नोट पर नोट डाउन करना है अच्छे तरीके से, और ये सारी की सारी स्लाइड्स को आपने याद रखना है। जब आपसे यूनिट नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आप जब आपसे पूछा जाएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करो, तो आपने सबको जो है वो
यानी कि डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि एग्जामिनर जो है जब आपको पेपर को मार्क करे तो खुद इम्प्रेस हो, हाँ जी इस बच्चे ने इस टॉपिक को डिटेल में लिखा है, बल्कि वो मुझे समझा रहा है, स्टूडेंट जो है वो मुझे समझा रहा है कि जी इस टॉपिक में ये बातें हैं। फिर क्या होता है कि आपके मार्क्स जो है ना वो अच्छी तरीके से डिवाइड होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से मार्क कैलकुलेट करके देते हैं। जब आप जो खुद कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो कभी भी आप एग्जामिनर को ना सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने पेपर से। फिर क्या होता है आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखें। यू शुड सेटिस्फाई योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे उस यानी कि टॉपिक के लिहाज से, फिर आप क्या करेंगे, आप जो हैं टीचर को भी या जो एग्ज़ामिनर है उसको भी सेटिस्फाई कर सकेंगे। टिड्डी। अच्छा जी, तो ये हमारा टॉपिक भी हो गया कवर। ग्रेविटी, इसकी एग्ज़ाम्पल है जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रीन कलर में यहाँ पर शो किया गया है ब्लैक डायग्राम में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ग्रीन कलर का, और जो ये लाइन है रेड कलर की लाइन है ये ज़मीन को शो कर रही है। अब देखिए जो बॉडी है ना उसका वेट डाउनवर्ड जा रहा है। किस लिए जा रहा है कि ज़मीन की जो फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, यानी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड अस डाउन, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है ये हमें पकड़े रखती है ज़मीन के साथ, और ज़मीन जो है हमें मतलब ज़मीन जो है हम सबको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी काज ऑब्जेक्ट टू फॉल टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी जो है काज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ गिराने में, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है जब वो ज़मीन पर गिरता है किस वजह से गिरता है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ये इसे हमने बड़े बड़े मजे की एग्जाम्पल दे दी। अब आ जाती है ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटी को तो हमने डिस्कस कर लिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि एक ऐसा एरिया उसके इर्द गिर्द जो ग्रेविटी पाई जाती है, कि ज़मीन की फोर्स पाई जाती है, वो किसी भी चीज़ को उस यानी कि उस महदूद दायरे में रखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जी हम ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सबसे पहले आपकी बुक से डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 109 ओपन करें अपनी बुक का, उसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, पहले आपकी बुक से मैंने रिवाइज करवाना उस लाइन को, फर्दर फिर आपने जो है इसको समझ में आएगा टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी ऑफ मैसेज एम एंड अर्थ इज़ गिवन बाय, यानी दोनों मैसेज के दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। एम ई जो है यानी कि कैपिटल एम ई जो है ये मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है। और जो आर स्क्वायर है ये डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जी है द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि बॉडी का जो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के साथ लगा रहता है, ज़मीन जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप, अगर बॉडी को ऊपर खींचा जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वाइल ऑन रिटर्न, जब ऑब्जेक्ट जो है वो वापस आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, के ऊपर की तरफ हम जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है, जब हम नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सच अ फोर्स कॉल्ड द फील्ड फोर्स, इट इज़ मेजर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अर्थ। जो फोर्स जो है ज़मीन के इर्द गिर्द पाई जाएगी ना उसको बोलते हैं फील्ड, और ज़मीन का जब जिक्र आए उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ऐसी फोर्स जो ज़मीन के इर्द गिर्द पाई जाती है, ज़मीन के इर्द गिर्द होती है, ज़मीन के इर्द गिर्द सराउंड की हुई होती है, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द ज़मीन। जब तक हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं, जब तक ज़मीन के ऊपर हम मौजूद रहते हैं, तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे हम खला की तरफ जाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि ग्रेविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब अब देखो ग्रेविटी कम होगी तो हम ज़मीन से दूर जाएंगे ना,
जब ज़मीन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन जो है उसकी वो फोर्स लगा रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो हम कैसे ज़मीन से दूर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होगी तो हम ज़मीन से बहुत दूर जाएंगे, जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी तो ज़मीन जो है वो हमें अपनी तरफ खींचेगी, तो हम ज़मीन की तरफ उतना ही ज़्यादा आते जाएंगे। ठीक है। इन ग्रेविटेशनल फील्ड द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये जो हमने डिस्कस कर ली, इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी हमने डिस्कस कर ली। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। At any piece, at any place, its value is equal to the value of the g. At that point, near the surface of the earth, gravitational field strength 10 न्यूटन किलो पर किलोग्राम। या तो आप 10 न्यूटन लिख लें या 9.8, इस तरह की हम आप कर सकते हैं। नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 ms-2 या 10 ms-2, ये इक्वल होता है n kg-1 की, यानी कि 10 n kg, यानी कि आप 10 n kg-1 लिखा है ना, अगर आप n kg-1 ना भी लिखें तो अगर आप यहाँ पर ms-2 लिखें वो बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे 9.8 करते हैं n kg-1 है वो भी बेस्ट है, 9.8 n kg-1 को हटा दें ms-2 लिख दें वो भी बेस्ट है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी सेंटर ऑफ यानी कि सॉरी सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, कि अर्थ है उसके दरमियान वाला पोर्शन उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ। ठीक हो गया। पहले तो आपकी बुक से रीड करना है, पेज नंबर जो है अपनी बुक का खोलें 110। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, के सरफेस यहाँ पर दी गई है। अपनी फिगर खोलें, फिगर 5.4 आपकी बुक में है 110 पर, कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी me, और सेंटर में देखें मास ऑफ द अर्थ बताया गया है, एंड रेडियस r ऑफ द अर्थ जो कि सेंटर में दिखाया गया है। द डिस्टेंस of the body from the center of the earth will also be equal to the radius of the earth. According to the law of gravitation, the gravitational force of the earth acting on a body is given by F is equal to g m me over r square। ये आपने क्वेश्चन लिखनी है। उसके बाद आपने बताना है कि दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। हमें पता है कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अब देखो, अब W किसके बराबर होता है mg के। सेकंड देखो 5.5, पहले 5.4 को देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है F इज इक्वल टू W बराबर mg। 5.5 में उसको मुख्तसर करके लिखा हुआ है कि W के नीचे mg लिखा हुआ है, यानी कि W इक्वल होते हैं mg के, फिर mg के नीचे लिखा हुआ है जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब देखो m से m जब कटेगा तो g की वैल्यू हमें फाइनल क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी ओवर जी। m इज़ द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, तो हमें मास ऑफ द अर्थ मिलेगा 6 × 10⁻⁴ kg। ये एक फिक्स जो है वैल्यू है सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ की। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाए कि सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ की जो है वैल्यू बताओ, तो आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे कि इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁴ kg। ये फिक्स वैल्यू है सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ की। ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर अर्थ है। ठीक है। और अर्थ के इर्द गिर्द देखें ब्लू कलर का सर्कल शो हो रहा है, एक एरो डाउनवर्ड आ रहा है और एक एरो अपवर्ड जा रहा है। ये क्या बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन के इर्द गिर्द सर्कल में घूम रहा है, वो सर्कल से बाहर क्यों नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उस ऑब्जेक्ट को उस अपनी तरफ खींचे हुए है।
इसी वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है ये सर्कल में है, या बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, असल में बेसिक मकसद आपको ग्रेविटी से ही उसको मतलब बताना है कि जो ग्रेविटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले कर रही होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी एक्टिविटीज़ में, कि हम जो है किस तरह ज़मीन पर हैं। अगर ग्रेविटी ना होती तो हम लोग ज़मीन पर भी ना होते। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी है ये प्ले रोल कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करवाने में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है इक्वेशन है वेट इज इक्वल टू एफ जी, यानी कि वेट, अब हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है ना वो वेट के इक्वल है। ठीक है, तो जो W है, W ये शो कर रहा है वेट को, तो W यानी कि वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू G(m)(m) ओवर आर स्क्वायर। अब देखें G स्मॉल g जो है ना वो इक्वल होता है कैपिटल G और कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये स्मॉल g आ जाएगा और जो साइड पे m लिखा हुआ है ये से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल mg बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गई कि F इज इक्वल टू W बराबर है mg। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन गई वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू mg। इसको ब्रीफली शो किया गया है। m इज़ द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कैपिटल M है। जब हम स्मॉल m की बात करते हैं m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्मॉल m जो है ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, जबकि जो कैपिटल M है इट इज़ द मास ऑफ द अर्थ। सो द r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। स्मॉल g जो होता है ना ये ड्यू टू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जबकि जो g है कैपिटल G ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहती है। कैपिटल G की कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है? 6.67 टू 10⁻11। ठीक है, और जो स्मॉल g है इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम या 10 न्यूटन पर किलोग्राम। फाइनल इक्वेशन है आपके पास इसकी F इज इक्वल टू G M ओवर आर स्क्वायर, यानी कि F ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, G इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the object and r square is the distance from the center towards the earth, from the center of the earth towards the object। कैपिटल R जिसको हम बोलते हैं कि ज़मीन से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको R बोलते हैं। ठीक है, तो F इज़ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैथ, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बार बार आपको पिक्चर्स दिखाने का मकसद, बार बार टॉपिक को रिवाइज करवाने का असल मकसद, ये तमाम जो मैंने पर्पज़ इन तमाम का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं जो टॉपिक्स आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे तरीके से आने भी चाहिए। इसलिए मैंने इन्जॉयमेंट के लिए ये पिक्चर्स अपलोड किए, अदरवाइज़ मैंने आपको जो स्लाइड्स में पॉइंट्स दे देती और साथ में आपको बुक से समझाती थी। इस तरह समझाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने जस्ट अपनी ड्यूटी जो है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कवर करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने आपको पढ़ाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने पढ़ना है और बुक बंद करके रख देना, नहीं। एजुकेशन का असल मकसद ये होता है कि पढ़ाने वाला अगर आपको अच्छा डिलीवर कर रहा है लेक्चर और आप भी उसके लेक्चर को फॉलो करके अच्छा याद रख रहे हो, तब आपकी स्टडी का फ़ायदा है। अदरवाइज़ मैंने आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया है, अब आप उसको ना पढ़ें। ठीक है, आप उसको आपने ये बातों में ध्यान दे दिया और आपने पढ़ना नहीं है, उस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बार बार जो चीज़ें मैं आपको बार बार बता रही हूँ बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं, या आपने अपने जहन में याद रखनी है, ताकि कल को जब आप इंटरमीडिएट ए लेवल जो ओ लेवल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि जी आपको फर्स्ट क्वालिटी टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सारी चीज़ें पता हैं।
बट वहाँ पर आप जी की वैल्यू भूल गए, कैपिटल जी की वैल्यू, तो आपको उस न्यूमेरिकल का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि जी अर्थ का मैथ बताओ, फाइंड आउट करो, या आपको वो कहता है कि जी अर्थ की वैल्यू को आपने इस न्यूमेरिकल में लिखना है और आंसर बताओ। अब आप जो है सारा डाटा निकाल के बैठे हुए हैं और वहाँ पे जी आपने जो अर्थ का मैथ है वो भूल गए हैं, जो कि 6 × 10⁻24 kg है, 6 × 10⁻24 kg, सॉरी। फिर क्या होता है कि फिर वो आपको न्यूमेरिकल का फ़ायदा नहीं है। जब आप छोटी छोटी फ़िक्स वैल्यू को याद नहीं रख सकते तो आप आगे क्या करेंगे। इसी इस तरह की छोटी छोटी जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, इस तरह की छोटी छोटी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपने अपने जहन में अच्छी तरीके से याद रखनी है, बस दैट्स इट। और 9-10 की अगर हम बात करें ना, तो ऑब्जेक्टिव है वो तो आनी है आपके चैप्टर के लास्ट में से, आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभार अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग जो वो गर्म हो तो वो आपको दरमियान में से देता है, अदरवाइज वो चैप्टर की लास्ट वाली ऑब्जेक्टिव देता है। तो ऑब्जेक्टिव जो लास्ट चैप्टर की लास्ट वाली वो तो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव आपकी सारी ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको, अब देखो 5 यूनिट हमारा चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पीछे से मैंने चैप्टर 1 भी आपको पढ़ाया, चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया, चैप्टर 3, चैप्टर 4। मैंने बार बार एक चीज़ आपको क्लियर करके बताई है, बार बार आपको बताया उस टॉपिक को कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उसके बावजूद भी अगर आप ये चीज़ें अपने ध्यान में नहीं रखेंगे, आप इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे ना, तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बी कॉन्शियस अबाउट योर स्टडीज़, ठीक है। और असल मकसद आपको जस्ट ये मोटिवेशन लेक्चर देने का मकसद जो ये था कि अपनी स्टडी को, अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव करो, अपनी जो पोटेंशियल है आपकी किसी भी काम को करने की उसको बढ़ाओ, ताकि जब आप देखो, जब आप किसी सब्जेक्ट में जो है अपना इंटरेस्ट ज़्यादा शो करते हो, नहीं भी है तब भी इंटरेस्ट शो करो, तो आप जब पेपर लिखने बैठते हो ना एग्ज़ाम में, तो खुद ब खुद खूबसूरती आती है पेपर में। पेपर खुद कहते हैं जी ये बच्चा कुछ चाह रहा है लिखना, ठीक है, कहते हैं आपका दिल करता है, आप उसको अच्छे तरीके से लिखते हो, डायग्राम बनाते हो, फिगर बनाते हो, इक्वेशन लिखते हो, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, फलां फलां। जब एग्ज़ामिनर आपका पेपर देखता है ना, एग्ज़ामिनर को पेपर देखते ही पता चल जाता है जी इस बच्चे के अंदर कुछ है, पोटेंशियल है, कुछ एफर्ट करने की कुछ एबिलिटी है, कुछ कैपेबिलिटी है, ये कुछ चाहता है। फिर वो आपको आपके जो है आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देना स्टार्ट करते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखो। मैं आपकी बुक से भी आपको चैप्टर बार बार पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और बार बार आपको लेक्चर रिवाइज करवा रही हूँ, बार बार आपको ये टॉपिक बता रही हूँ कि जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपको ये पता, ये आप लोग इस पर अपनी बुक पर निशान लगा लें। अगर बुक पर अलाउ नहीं है तो आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर या कॉपी नोटबुक पे इजीली आप उसको लिख लें, ठीक है। ये जी इक्वेशन है, एक है एम, स्मॉल एम जो है ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम में ये मास ऑफ द अर्थ है। और इक्वेशन आपके पास फाइनल बनी एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। पिक्चर जी आपके पास, एक तरफ मून है, एक तरफ अर्थ है। चांद जो है वो ज़मीन के जो है वो चक्कर लगा रहा है, किस वजह से कि ज़मीन जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्या, क्यों, आखिर वजह क्या, रीज़न, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द अर्थ, बिकॉज it attract the moon towards itself due to the force of gravitation, force of attraction, and due to attractive force, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या करती है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन हमने पढ़ी थी, W इज इक्वल टू एफ, यानी कि वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम जी, एम इज़ अ मास एंड जी इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह की रिप्लेसमेंट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ड्रा करके बता दी। लास्ट हमारा अलहमदुलिल्लाह टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। कि बुलंदी के साथ साथ जी की वैल्यू जो है वो कैसे वेरी करती है। शोज दैट द वैल्यू ऑफ, अब देखिए पेज नंबर 110 ओपन करें अपनी बुक का। मैं लास्ट टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर का, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
लास्ट टॉपिक है 5.3, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द वैल्यू ऑफ जी। पेज नंबर 111 ओपन करेंगे, पीछे जो पेज नंबर 110 है उसमें जस्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन किया गया। तो मेन जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे कैपिटल जी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, जैसे 6.67 है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों कांस्टेंट नहीं रहती? जब हम ऊपर जाते हैं बुलंदी पर तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। जब हम डाउनवर्ड आ रहे होते हैं, यानी कि जब हम दोबारा अर्थ की तरफ आते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू जो कि ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही है, इसका मतलब इसमें वेरिएबिलिटी है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया गया, डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट। एल्टीट्यूड को क्या कहा गया है? हाइट कहा गया ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस। यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो बुलंदी पर जाता है तो स्मॉल जी की वैल्यू जो कम हो जाती है, जबकि जब वो ज़मीन की तरफ आता है तो उसकी जी स्मॉल जी की वैल्यू जो वो ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कैपिटल जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू जो वो कांस्टेंट नहीं है। इक्वेशन जो हाइट के साथ बताई गई वो ये है, जी एच यानी कि ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ग्रेविटी विद एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू जी यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द अर्थ ओवर आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो दैट द हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस above the surface of the earth, g becomes 1/4 of its value on the earth. Similarly at a distance, असल में देखो मेरी बात सुनो, आपने टिपिकल इसमें कुछ नहीं जाना, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने जैसे इस फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसको डिस्कस करने, क्वेश्चन डिस्कस करने, बताने का जी एल्टीट्यूड के साथ जो होता है जी की वैल्यू कम हो जाती है और जैसे ज़मीन की तरफ आता है जी की वैल्यू जो होती है स्मॉल जी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट का जो लास्ट 5 मिनट्स हैं उसमें दोबारा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। जब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको डिस्क्राइब करें, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है, तो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी मैंने आपकी डेफिनेशन अपलोड की है स्लाइड्स में, तो आपने देखना ब्लू कलर की डेफिनेशन में होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने लिखना है। फिर आपने दोनों मैसेज के जो है उसकी फिगर को ड्रा करना है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है ग्रेविटेशन को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आती है। सॉरी, जो ये एक अलग क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी है मैस ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत, ये तो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको बताया, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सेम दैट मैस ऑफ द अर्थ विच इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 110, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि पेज नंबर 110 पे जो मैस ऑफ द अर्थ पॉइंट दिया गया 5.2 आर्टिकल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसकी फ़िगर बनानी है, इसकी इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, इसको फिर क्या करना है कि आपने बताना है कि मैस ऑफ द अर्थ जो वो इतने हैं, मार्कर से बताना है, मार्कर से लिखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रही हूँ कि बोर्ड में इस चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक आएगा मैस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो मैस ऑफ द अर्थ है ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अभी तक तो नहीं बना, खैर लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जब मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मैस ऑफ द अर्थ ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो अदरवाइज़ आपने जब पूरा चैप्टर तैयार किया होगा आपको पता होगा कि जी शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं, यही चीज़ें हमने इसको इस तरह एक्सप्लेन करना है।
है वेरिएशन ऑफ जी विद एन एल्टीट्यूड, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता, ये अगर आ भी है तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो इसमें से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फील्ड फोर्स ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जब आएगा तो आपने फुल एक्सप्लेन करना है, जब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम भी बनानी है और साथ में क्वेश्चन, यानी बिल्कुल इस तरह एक्सप्लेन करना है कि बोर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूरे दें, हमने लॉन्ग में टाइम कर रहे हैं तो लॉन्ग में पूरे दें। तो आज के हमारे टॉपिक्स थे, उसको मैंने इजीली कवर कर दिया आपको और अच्छे तरीके से अपलोड भी कर दिए पिक्चर्स वगैरह, ताकि आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 में यूनिट नंबर 5 में जो हमने ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशन भी उसको डिटेल में स्टडी किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी कर लिया डिटेल में। ठीक है, हमने पिक्चर्स देखनी अच्छी अच्छी मज़े की। इसके अलावा फिर हमने जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद न्यूटन थर्ड लॉ, उसको भी हमने स्टडी कर लिया। इसके अलावा जो मैथ ऑफ द अर्थ है वो भी हमने डिटेल में उसको स्टडी कर लिया। इसके अलावा जो वेरिएशन ऑफ जी है विद एन एल्टीट्यूड, उसको भी हमने फर्दर जो है वो डिस्कस कर लिया है डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ तक जो हाफ चैप्टर है यूनिट नंबर 5 वो कवर हो गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं 2, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से यूनिट नंबर 5 जो है वो जो कवर हो गया है, कवर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और पीछे जो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो हमने उसको भी फर्दर डिस्कस कर दिया था डिटेल में, यूनिट नंबर 5 जो है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 5 चैप्टर जो है आपके बुक के कवर हो चुके हैं अच्छे तरीके से, इक्वेशंस, डायग्राम्स वगैरह सब कुछ अपलोड करके बताया कि जी ये टॉपिक्स को इस तरीके से आपने करना है, इस तरीके से आपने इसको करना है, ताकि फिर क्या हो कि आगे जब आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैथ्स ऑफ द जो था हमने इसको फर्दर डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। तो ये जो हमारे टॉपिक्स है ये हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर